हेलो दोस्तों। आज हम फिजिक्स की ऐसी प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो आज तक कोई नहीं सॉल्व कर पाया है। और अगर आप इनमें से एक भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लें तो आपको नोबेल प्राइज मिलना गारंटीड है। प्रॉब्लम 1, बिग बैंग एंड कॉस्मिक इन्फ्लेशन। तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं। ये सब शुरू कैसे हुआ, इस यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई? 1912 में जब एक अमेरिकन साइंटिस्ट वेस्टो स्लाइफर अपने टेलीस्कोप से दूर की गैलेक्सीज को ऑब्जर्व कर रहा था तो उसको पता चला कि उन गैलेक्सीज से आने वाली लाइट रेड है। अब गैलेक्सीज से आने वाली लाइट रेड कैसे हो सकती है? जब कोई गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से दूर जा रही होती है तो उसकी लाइट की वेवलेंथ स्ट्रेच हो जाती है और वो हमें रेड कलर की दिखने लगती है। इसको कहते हैं कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट। अब क्योंकि गैलेक्सीज की लाइट रेड कलर की दिख रही है, इसका मतलब वो सारी गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं और यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। 1922 में अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने आइंस्टाइन्स फील्ड इक्वेशन का यूज करके इस एक्सपैंडिंग यूनिवर्स को एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क दिया। 1927 में जॉर्ज लेमैट्रा ने इंडिपेंडेंटली आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन का यूज करके हमको एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया, जिससे ये पता चलता है कि जो गैलेक्सी हमसे जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पर है वो उतनी ही तेज़ी से हमसे दूर भी जा रही है। 1929 में एडविन हबल ने इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली कंफर्म भी किया। अब सवाल ये उठता है कि अभी गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं तो एक पॉइंट पे सारी गैलेक्सीज पास में रही होंगी, और अगर टाइम में और पीछे जाएं तो हमको ये पता चलेगा कि सारी गैलेक्सीज, पूरा यूनिवर्स एक छोटे से पॉइंट में कंसंट्रेटेड था, जिसको आज हम लोग बिग बैंग सिंगुलैरिटी कहते हैं। अभी रिसर्च इस चीज़ पर चल रही है कि जब पूरा यूनिवर्स एक पॉइंट में कंसंट्रेटेड था तो उसको एक्सपैंड होने की क्या ज़रूरत पड़ गई। इस चीज़ की मॉडर्न एक्सप्लेनेशन अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट एलन गूथ ने दी थी। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि अगर इस बिग बैंग सिंगुलैरिटी में एक इन्फ्लेटॉन फील्ड नाम की फील्ड रही होगी तो ये पूरा यूनिवर्स अचानक से एक्सपैंड कर सकता है। लेकिन आज तक किसी भी साइंटिस्ट को इस फील्ड का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं मिला है। प्रॉब्लम नंबर 2, बैरियन एसिमेट्री प्रॉब्लम। अभी की सारी नोन लॉज ऑफ फिजिक्स के हिसाब से बिग बैंग के टाइम जितना मैटर प्रोड्यूस हुआ था उतना ही एंटी मैटर भी प्रोड्यूस होना चाहिए था। एंटी मैटर भी मैटर की तरह ही होता है, बस उस पर चार्ज ऑपोजिट होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पर अगर चार्ज नेगेटिव है तो उसके एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और जब मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और प्योर एनर्जी लाइट के फॉर्म में रिलीज होती है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब बिग बैंग के टाइम मैटर और एंटी मैटर सेम क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुआ था तो दोनों को एक दूसरे को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था और ये यूनिवर्स एग्जिस्ट ना करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैटर की क्वांटिटी एंटी मैटर से थोड़ी सी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से आज एंटी मैटर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और मैटर ही है जो सरवाइव कर पाया है। पर मैटर की क्वांटिटी एंटी मैटर से ज़्यादा क्यों थी, इसी पर अभी रिसर्च चल रही है और अभी ये चीज़ किसी को नहीं पता। प्रॉब्लम नंबर 3, नावियर-स्टोक्स इक्वेशन। ये प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको $1 मिलियन का प्राइज़ मिलेगा। ये वन ऑफ द 7 मिलेनियम प्रॉब्लम्स में से एक है। मिलेनियम प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स की वो प्रॉब्लम्स हैं जिन पर 2000 में क्ले मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट ने $1 मिलियन का प्राइज रखा था। अभी तक सिर्फ एक प्रॉब्लम इन सातों में से सॉल्व हो पाई है, जिसका नाम है पॉइंकरे कंजेक्चर, जिसको 2002 में ग्रेगरी पर्लमैन ने सॉल्व किया था। अब बात करते हैं नावियर-स्टोक्स इक्वेशन की। फ्लूइड डायनेमिक्स में एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका नाम है नावियर-स्टोक्स इक्वेशन। इस इक्वेशन को डेवलप करने में कई डेकेड्स लग गए थे। इसको फ्रेंच फिजिसिस्ट क्लाउड लुई नाविये और आयरिश फिजिसिस्ट जॉर्ज गैब्रियल स्टोक्स ने डेवलप किया था। ये इक्वेशन पूरे यूनिवर्स में किसी भी फ्लूइड फ्लो का मोशन प्रिडिक्ट कर सकती हैं, चाहे वो स्टार्स फॉर्म कर रही गैसेस का हो या आपकी बॉडी में फ्लो हो रहे ब्लड का। प्रॉब्लम ये है कि इन इक्वेशंस को एनालिटिकली सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। इनको हम लोग सिर्फ कंप्यूटर्स का यूज़ करके अप्रॉक्सीमेटली ही सॉल्व कर पाते हैं। अगर कोई यह प्रूव कर दे कि इन इक्वेशंस का सल्यूशन हर केस में एग्जिस्ट करता है तो $1 मिलियन उसके हो जाएंगे। इस प्रॉब्लम पर अभी कई मैथमेटिशियंस काम कर रहे हैं, जैसे टेरेंस टाउ। प्रॉब्लम नंबर 4, फ्लो ऑफ टाइम।
टाइम क्या है? टाइम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों फ्लो करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं? टाइम का फ्लो कौन डिसाइड करता है? टाइम की स्पीड अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग क्यों होती है? प्रॉब्लम ऑफ टाइम थ्योरेटिकल फिजिक्स में एक कंसेप्चुअल कन्फ्लिक्ट है हमारी दो सबसे सक्सेसफुल थ्योरीज के बीच में। आइंस्टाइन्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो यूनिवर्सल स्केल्स की बात करती है, और क्वांटम मैकेनिक्स जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स की बात करती है। क्वांटम मैकेनिक्स में टाइम एक बैकग्राउंड क्वांटिटी है जो एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से फ्लो करती है, लेकिन जनरल रिलेटिविटी में टाइम रिलेटिव और मैलिएबल है। ये आपकी सिचुएशंस के हिसाब से अलग अलग स्पीड से फ्लो कर सकता है। जैसे अगर आप बहुत तेज स्पीड में ट्रेवल कर रहे हैं तो टाइम आपके लिए स्लो डाउन हो सकता है, और इसी तरह अगर आप किसी हाई ग्रेविटेशनल फील्ड ऑब्जेक्ट के पास हैं जैसे ब्लैक होल्स, तो आपके लिए टाइम स्लो हो सकता है। इस कंसेप्ट को इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया था। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि टाइम एक ही डायरेक्शन में क्यों फ्लो करता है, जबकि स्मॉल स्केल में कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है जिसके लिए टाइम का एक डायरेक्शन में फ्लो करना ज़रूरी हो। प्रॉब्लम नंबर 5, अल्टीमेट फेट ऑफ द यूनिवर्स। इस वीडियो की शुरुआत मैंने बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग बिग बैंग से की थी, और इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है एंड ऑफ द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स एंड कैसे होगा, इसकी कई थ्योरीज हैं, जैसे बिग क्रंच, हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स एंड बिग फ्रीज। हम शुरुआत करते हैं बिग फ्रीज से। यूनिवर्स में स्टार फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोजन गैस का यूज़ होता है, लेकिन ये गैस हमारे यूनिवर्स में लिमिटेड अमाउंट में ही अवेलेबल है। जब सारी गैस स्टार फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएगी तो नए स्टार्स फॉर्म होना बंद हो जाएंगे। ऐसा 100 ट्रिलियन ईयर्स बाद होगा। फिर जब इन स्टार्स की लाइफ खत्म होने लगेगी तो यूनिवर्स डार्क होता जाएगा। यूनिवर्स पर ब्लैक होल्स डोमिनेट करने लगेंगे। फिर कुछ समय के बाद ये ब्लैक होल्स भी हॉकिंग रेडिएशन की वजह से इवेपोरेट हो जाएंगे। इसके बाद अगर इन्फिनिट टाइम दिया जाए तो पॉइंकरे रेकरेंस थ्योरम के हिसाब से एक नई बिग बैंग सिंगुलैरिटी फॉर्म होगी और एक नया बिग बैंग होगा। दूसरी थ्योरी है हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स। इसमें यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार इंक्रीज होती जाएगी। पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस लगातार बढ़ता जाएगा। फिर एक समय पर जब ये पार्टिकल्स अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस पर एक दूसरे से दूर होंगे तो एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाएगी। जब एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाएगी तो यूनिवर्स की सारी यूजेबल एनर्जी खत्म हो जाएगी। फिर यूनिवर्स में कभी कोई दूसरा प्रोसेस नहीं होगा, सिर्फ होगी इटर्नल डार्कनेस। आखिरी थ्योरी है बिग क्रंच। जिस तरह से हवा में उछाली हुई बॉल ज़मीन पर वापस आ जाती है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, उसी तरह यूनिवर्स भी एक्सपैंड होते होते रुक जाएगा और ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा और पास आते आते एक नई बिग बैंग सिंगुलैरिटी फॉर्म कर लेगा और एक नया बिग बैंग होगा, और ये प्रोसेस एक साइकिल की तरह रिपीट होता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई टॉपिक अच्छा लगता है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। बी क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।